मेरे साथ आज एक खास मेहमान हैं हरप्रीत सिंह सैनी जी भारतीय। ये ज़मीनी स्तर पर लगातार देश में काम करते आए हैं, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, कश्मीरी पंडित का मुद्दा हो, या फिर छत्तीसगढ़ राज्य में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसको लेके हो। ये लगातार ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और देश को एक क्रांतिकारी के तौर पर देख रहे हैं। आप लगातार देश में जगह जगह पे जा रहे हैं, कई राज्यों में जा रहे हैं जी। और देश की हकीकत से रूबरू भी हो रहे हैं और जनता तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक कश्मीरी फाइल्स को लेके बहुत सारे विवाद खड़े हुए, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, कोई इन मुद्दों में बात करना नहीं चाहता। देखिए, मुद्दों पे बात तो हम तब करेंगे जब हम उन मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। आज अगर नेताओं की बात करें तो सभी नेता सुविधाएं लेने में मशगूल हैं, सुविधाओं को एंजॉय करने में मशगूल है। कोई नेता देश में ऐसा दिखा दीजिए जो ये कहता हो कि मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में शिक्षा दिलाने के लिए तैयार हूँ। एक भी नेता आपको नहीं मिलेगा। सभी नेताओं को अपने बच्चों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है। अरे जहां पर देश के किसानों का बच्चा पढ़ रहा है, देश के जवानों का बच्चा पढ़ रहा है, वहां नेता का बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा? वहीं पढ़ाना होगा। और इसके लिए पूरे देश के अंदर जनता जाग रही है। 2024 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, ये मैं आपको वायदा कर रहा हूं, क्योंकि पूरा देश घूम रहा हूं मैं, जैसे कि आपको ऑलरेडी मालूम है मेरे बारे में। पूरे देश की जनता से मिलने का काम मैं कर रहा हूं। एक एक एरिया के अंदर, प्रभावित क्षेत्र के अंदर हम जा रहे हैं। पूरी टीम हमारी जा रही है और नेता इसीलिए बात नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, बात करेंगे तो रोजगार देना पड़ेगा। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, सबसे पहले मैं बात कांग्रेस से करता हूं। देश पर जब कांग्रेस गई तो 35 लाख करोड़ का कर्जा था। वो कर्जा बिल्कुल नील हो सकता था, लेकिन कांग्रेस की विफलताओं के कारण वो नील नहीं हुआ। लेकिन उससे बड़ी विफलता भारतीय जनता पार्टी की मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर कांग्रेस 2 साल के अंदर 96,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेती थी, तो केंद्र सरकार, आज की मौजूदा केंद्र सरकार अब तक के 96 महीनों के अंदर 97 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले चुकी है। हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा विदेश से लिया जा रहा है। वो 1 लाख करोड़ रुपए कहां जा रहा है? ना वो विकास में दिख रहा है, ना वो रोजगार में दिख रहा है, ना वो किसानों को दिख रहा है, ना वो शिक्षा में दिख रहा है, ना वो स्वास्थ्य सेवाओं में दिख रहा है। आखिर वो पैसा जा कहां रहा है? हर व्यक्ति प्रदर्शन कर रहा है। LIC की बात करें, आप LIC बेच रहे हैं, आपने एयर इंडिया बेच दिया, आप रेलवे को बेचने की बात करें, अभी रेलवे की 1000 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। अरे अगर आप करना क्या चाहते हो? आपसे देश चल ही नहीं रहा। अभी आपने सुना होगा जवानों की पेंशन रुक गई। मतलब जवानों की पेंशन रोकना, आप सोच सकते हैं कि वो जवान जिसने देश के लिए इतनी मेहनत की, गोली खाई, -डिग्री टेम्परेचर के अंदर रहा, क्या किस स्थिति के अंदर रहा, उस व्यक्ति को आप उनकी पेंशन तक नहीं दे पा रहे हैं। इतनी विफलता। और अगर आप बात करें विदेश नीति पूरी तरह विफल होती जा रही है। जवानों पे लगातार आपको लगता है कि राजनीति होती आई है? जवान शहीद हो गए, मुआवजा का ऐलान कर दिया, मुआवजा भी नहीं मिल रहा है और उस पर राजनीति होती जब भी चुनाव आता है। देखिए, जवान तो इस सरकार के लिए एक खेल बना दिया गया है। मैं पुलवामा की बात आपको बता रहा हूं। अभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र की तो मैं बात कर ही रहा हूं, जिसमें ऑलरेडी किताबें बनी हुई है शहीदों की। पुलवामा में जहां हमला हुआ, अगर आप में से कोई साथी पुलवामा गया तो वो जाकर देख सकता है। उस हाईवे के ऊपर 10 सेकंड के लिए गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हैं आप। 10 सेकंड के लिए गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हैं। इमीडिएटली आर्मी वहां पर आपको टेकअप कर लेती है। जहां 50 किलोमीटर तक यू टर्न नहीं है, वहां पर एक गाड़ी 300 किलो RDX लेकर आ जाती है और जवानों के कॉन्वे में घुस जाती है। संभव ही नहीं है, क्योंकि जांच नहीं हो रही, सच्चाई सामने आ जाएगी। जांच के नाम पे छलावा हो रहा, अभी तक उस विषय पे कोई जांच नहीं है, कुछ भी नहीं आया देश के सामने। देखिए, आप छलावा कीजिए, हम कहते हैं आज तो बहुत अच्छी बात है, आप करिए। आज वो स्थिति पैदा हो रही है देश के अंदर कि 2024 के अंदर एक पूरा बड़ा परिवर्तन आपको पूरे देश में दिखेगा और एक एक चीज की जांच होगी, एक एक मुद्दे पर जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। आज पूरे देश की जनता हमारे साथ है। यहाँ मेरे प्रभावित साथी बैठे हैं, इसमें बहुत से साथी ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, जिनके परिवारों को मार दिया गया, जिनको गोली लगी, जिन्होंने सरेंडर किया। ये लोग बेचारे जो सब कुछ छोड़कर अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब वहां इंसाफ की लड़ाई नहीं मिली तो आज ये इतनी दूर से, मैंने देखा कि 2 बसों में भरकर, इतनी गर्मी के अंदर बस के अंदर आना लगभग असंभव के बराबर है। इतनी गर्मी के अंदर ये साथी यहाँ पहुंचे हैं। इनके जज्बे को मैं सलाम करना चाहता हूं, लेकिन लगे हाथ सरकार की विफलताओं को भी हमें ध्यान देना होगा, सरकार का मार्गदर्शन करना होगा, क्योंकि सरकारें सो रही हैं, नेता सो रहे हैं और इनको जगाने के लिए केवल एकमात्र विकल्प है कि देश की जनता को उठना होगा। कुछ लोग जाग चुके हैं, कुछ जनता जाग रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर पूरे देश की जनता जाग उठेगी और जो लोग अलग अलग स्तर पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, नक्सली अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उन सबको एकत्रित करने का काम हमारी टीम कर रही है, जो पूरे देश में क्रांति लाने का काम कर रही है।
अभी आप कश्मीर भी गए थे, कश्मीर फाइल्स के बाद देखा आपने किस तरह एक खास समुदाय को टारगेट किया गया उसमें। उसके बाद अब कश्मीर गए, वहाँ के क्या हालात है, आपने क्या देखा, आपने खुद अपने नजर से क्या देखा? देखिए, कश्मीर का जो आम आवाम है, जो आम जनता है, वो ना केवल वहाँ के नेताओं से, जो वहाँ के हुर्रियत के नेता थे या जितने भी लीडर अभी तक रहे हैं, उन सबको नकार चुकी है। भाजपा कांग्रेस को भी नकार चुकी है। उनका ये कहना है कि हमें देश में एकता चाहिए। अगर आप कश्मीरी ब्राह्मणों को वहां ले जाकर बसाना चाहते हैं तो कश्मीरी ब्राह्मण जिनको ऑलरेडी विस्थापित किया गया, उनकी स्थिति देखिए, वो एक क्लस्टर की तरह रहने को मजबूर है। उनकी कॉलोनियों में सीवर की व्यवस्था नहीं है, मार्केट जाने के लिए उनको 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, सुरक्षा के बीच रहना पड़ता है। और जो अभी तक विस्थापित नहीं है, वो ये कहना चाहते हैं कि आज की तारीख के अंदर अगर आप हमें विस्थापित करना चाहते हैं तो हमारा भाईचारा कायम करिए। अगर आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़ा करवाते रहेंगे पूरे देश के अंदर, तो भाईचारा कायम नहीं हो सकता। भाईचारा कायम करने के लिए आपको ऐसे स्टेप लेने होंगे, ऐसे कठोर, जो आप धर्म संसद लगाते हैं, आपको धार्मिक एकता संसद लगानी होगी। हर धर्मों के लोगों को बुलाना होगा, धार्मिक एकता संसद, जहां पे वो लोग आए, इंटेलेक्चुअल्स आए, जो ये बताएं कि किस तरीके से देश में एकता स्थापित होगी। देश को मजबूत करना है या कमजोर करना है, ये सरकार को तय करना होगा। आपने धर्म संसद की बात की, हमने हरिद्वार में देखा, दिल्ली के बुराड़ी में भी देखा कि किस तरह से धर्म संसद में एक खास समुदाय को, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। यति नरसिम्हानंद हो, प्रबोधानंद हो, लगातार एक मुस्लिम के खिलाफ कहते हैं कि हथियार उठाओ और इनके खिलाफ नरसंहार करो। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का यही है कि हम किसी का जुल्म, किसी पे अत्याचार उसका धर्म देख के तय करते हैं। इन राजनेताओं ने धर्म का मतलब बदल दिया है। धर्म का मतलब क्या होता है, आज मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी परिवार के लोग हैं। एक पिता का धर्म क्या होता है, अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा देना। एक जवान का क्या धर्म होता है, देश की रक्षा करना। एक राजा का क्या धर्म होता है, अपनी प्रजा की रक्षा करना, अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं, रोजगार को प्रदान करना। लेकिन जब हम अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे होते या उसके लायक नहीं होते वो नेता, तो हमें जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और लिंग के आधार पर अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत देश को बांट दिया जाता है और उसके ऊपर शासन करना आसान हो जाता है। आप डिवाइड एंड रूल की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पे कोई मुद्दा से हटके बजरंगबली, अली का मुद्दा हावी होता हुआ नजर आया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे हम। इसको अगर आप विश्लेषण करेंगे सही तरीके से तो मैं आपको बता देता हूँ, जनता आज विकल्प तलाश रही है। जनता आज विकल्प तलाश रही है, लेकिन एक विकल्प होना चाहिए। अखिलेश सरकार की ये चौथी हार है लगातार। ठीक है जी, अखिलेश यादव लगातार 4थी बार हारे हैं। कांग्रेस के साथ मिलकर लड़के देख चुके हैं चुनाव, मायावती के साथ लड़के देख चुके हैं, अकेले लड़के देख चुके हैं और अब की बार दोबारा गठबंधन करके लड़के देख चुके हैं। जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। क्यों नकार दिया है? इसलिए नकार दिया है क्योंकि जनता पुराने नेताओं को भरोसा नहीं कर रही है। और वही आम आदमी पार्टी, अगर पंजाब की हम बात करें तो सारे के सारे नए नेताओं को चुन करके सदन में बैठा लिया। वो नेता जिनको अभी तक राजनीति के बारे में या शासन को चलाने के बारे में पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि भाजपा को बहुमत मिला, भाजपा को बहुमत नहीं मिला है। विकल्प ना होने की वजह से भाजपा को दोबारा सत्ता मिली है। और अभी 2024 में ऐसा नहीं होगा। पूरे देश में विकल्प तैयार हो रहा है, पूरे देश की जनता जागृत हो रही है और हम देश में अच्छे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों को देश चलाने के लिए जो लोग काबिल हैं, अगर आज आपके न्यूज़ चैनल पे भी कोई लोग काम करते होंगे ना, आप छोटे से छोटा एम्प्लॉय भी रखते हैं तो आप उसको काबिलियत के आधार पर रखते हैं। और जब हम एक नेता चुनने जाते हैं तो कुछ नहीं देखते, हमारी जाति का है, हम वोट डालते हैं डब्बे में और हमारा वो आके हमारे सर पर शासन करेगा। नहीं, वो नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। चाहे जान देनी पड़ जाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। 2024 एक बड़ा परिवर्तन आएगा, हर हाल में आएगा, इनकलाब आएगा। कैसे आएगा, सवाल वही है कि कैसे आएगा। आम आदमी के नाम पे लोग चुनाव लड़ते हैं। आपने केजरीवाल सरकार को भी देखा, आम आदमी के नाम पे चुनाव लड़ा गया, उसके बाद फिर उनका ही वही हाल है। अभी पटियाला में देखा किस तरह से खालिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी की बात करता हूँ। वैसे तो हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते हैं, हम हर पार्टी का मार्गदर्शन करने पे विश्वास करते हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी वाकई में कुछ जगह गलतियां कर रही है। वो गलतियां क्या है? जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने हिमाचल में जाकर बोला कि भाजपा और कांग्रेस के लोग हमारे पास आ जाएं। मैं आपको बता देता हूँ कि जो परिवर्तन आएगा देश में, वो पुराने नेता नहीं ला सकते। अगर अरविंद केजरीवाल उन नेताओं को लेंगे तो इनका भी वही हश्र होगा जो भाजपा और कांग्रेस का हो रहा है। क्योंकि आज जनता विकल्प ढूंढ रही है और विकल्प क्या होगा, जिस क्रांति की हम बात करें, उस क्रांति में किसी भी नेता को हम एंट्री नहीं देंगे। किसी भी नेता को, किसी भी नेता के परिवार के व्यक्ति को हम यहाँ पर एंट्री नहीं देंगे।
यहाँ आम जनता इकट्ठी होगी, आम जनता इस युद्ध को लड़ेगी और आम जनता ही सत्ता में बैठेगी, अपने मुताबिक सी नीतियां बनाएगी। ये सब लोग जो परेशान हैं, जो अपने हक की लड़ाई लड़ने यहाँ आए हैं, इन लोगों को सत्ता में भेजा जाएगा। ये जाकर वहाँ से नियम तय करेंगे, ये नेता तय नहीं करेंगे। लेकिन हरप्रीत जी, 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि सबको सड़क पे आने को मजबूर होना पड़ रहा है? शाहीन बाग में CNRC का प्रोटेस्ट देखा, किसान आंदोलन भी देखा हमने, और आज भी लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, सबको सड़क पे आने को मजबूर होना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको भी देखो आप कैसे सड़क पे काफ़ी दिनों से हैं। देखिए, सड़क पे आने को मजबूर नहीं होना पड़ रहा है। अब मैं यहाँ पर और रेक्टिफाई कर देता हूँ, सब लोग तैयार बैठे हैं, जनता को एकत्रित ना हो इस पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जो अलग अलग आंदोलन हो रहे हैं वो एकजुट होंगे तो मजबूती से खड़ा होगा। किसी भी तरीके से वो आंदोलन एकजुट ना हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है, पूरा तंत्र इस पे काम कर रहा है। रोजगार के विषय पे, विदेशी नीति के विषय पे या किसी और नीति के विषय के ऊपर, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इन मुद्दों के ऊपर तो बात ही नहीं करना चाहते। तो जब तक आप सही मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, और सही मुद्दे पे अगर नेता से बात करवाना चाहते हो, आपकी मर्जी के नेता है तो सवाल पूछो, मर्जी के नेता नहीं है तो डबल पूछो। लेकिन अगर आप अपने नेता से अपनी मर्जी का काम करवाना चाहते हैं तो जनता को एकजुट होना होगा, और बाबा साहब की उस बात को ध्यान रखना होगा जिसमें बाबा साहब ने क्या कहा था कि देश की जनता परमानेंट विपक्ष होगी। अगर हम सब परमानेंट विपक्ष हैं तो हम सबको अपना जो अधिकार है, अधिकार का प्रयोग करना होगा, हमें विपक्ष का रोल अदा करना होगा। बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही, महंगाई पे बात नहीं हो रही है, लेकिन अजान, हनुमान चालीसा, बुलडोजर बाबा, इन सब पे बात हो रही है। भाई देखिए, मुद्दे पे बात करेंगे तो नेता की कुर्सी खतरे में आ जाएगी ना। जो कहता है कि आपका धर्म खतरे में है, जो कहता है आपका धर्म खतरे में है, सच मानिए उसकी कुर्सी खतरे में है। तो ये धर्म की बात करने वाले नेताओं को एक NGO बनाकर, एक संस्था बनाकर धर्म का काम करने के लिए भेज देना चाहिए। इनकी राजनीति में आवश्यकता नहीं है। राजनीति में अब केवल वो आएगा जो देश की जनता के सही मुद्दे पर बात करेगा, सही मुद्दे पर काम करेगा। अभी मैं पटियाला की बात की आपने, दंगे की, पटियाला के जो नए SSP आए हैं दीपक पारिक जी, उनसे मैं मिलकर आया हूँ। अभी जहांगीरपुरी की तर्ज पे पटियाला में भी हम तिरंगा मार्च निकालने का प्लान कर रहे हैं। निकाला जाएगा तिरंगा मार्च। वहाँ देश की जनता जो पटियाला के निवासी हैं, कभी देश में वहाँ दंगा हुआ ही नहीं, और पंजाब में तो कभी दंगा हुआ ही नहीं। कभी ट्रेन भी पटरी से उतर जाती है ना तो 24 घंटे लोग तैयार रहते हैं, उनके लिए घर से खाना लेकर जाते हैं, भोजन लेके जाते हैं, और ऐसी जगह पर दंगा हो जाता है। सिर्फ सियासत हो रही है, सिर्फ सियासत। लेकिन अजान और हनुमान चालीसा को किस तरह देखते हैं आप? लगातार और लाउड स्पीकर हटाने की बात हो रही है मस्जिदों से, मंदिरों से और तमाम ऐसे जगहों से, धार्मिक जगहों से। देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि धर्म जो है ना वो निजी मसला है, और उस निजी मसले को निजी ही रहने दिया जाए। हाँ, गाइडलाइंस होनी चाहिए, हम ये नहीं कहते गाइडलाइंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन निजी मसले को जब आप राजनीति में ले आएंगे, मैं अपने धर्म की रक्षा खुद कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सिख धर्म से होकर और एक मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को बोलूँगा नहीं 3 तलाक पे आवाज़ मैं उठाऊंगा, अरे भाई, वो व्यक्ति जिसका धर्म है उसको भी करने दो। उस कम्युनिटी से पढ़े लिखे लोगों को, जो काबिल लोग हैं, उनको आगे आने दो, वो अपनी आवाज़ उठाए, उनको एम्पावर करो ना। आप उनको एम्पावर करना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो एम्पावर हो जाएंगे तो सवाल पूछेंगे। पढ़ा लिखा जो युवा है, सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि पढ़ा लिखा युवा सवाल पूछता है। अब आज तक भी आप देखेंगे तो अंजना ओम कश्यप से जो भी प्रोग्राम हो रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, और अभी मुझे लग रहा है कि ये जो सवाल पूछने की प्रक्रिया ना, आज तक के सारे कार्यक्रम बंद होने वाले हैं। तो अभी गोदी मीडिया को आपने देखा कि वहां पर जर्मनी में एंट्री नहीं दी गई। तो ये होगा, और अभी तो शुरुआत है। अभी पूरे देश की जनता इस पूरे मीडिया का जो सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष की जय जयकार करने में लगा है, जिसका काम सवाल पूछना है, जो सवाल नहीं पूछ रहा है, अपना धर्म नहीं निभा रहा है, उसका बहिष्कार किया जाएगा। गोदी मीडिया को जहां जर्मनी में एंट्री नहीं दी जाती, लेकिन वहीं जहांगीरपुरी हिंसा में बुलडोजर पर चढ़ के आपने देखा किस तरह से एक एंकर घर तोड़वाने की कोशिश कर रही है, आपने देखा भी होगा। देखिए, ये आप उनको एंकर कहते हैं, पर माफ़ कीजिएगा, मैं उनको दलाल कहता हूँ, क्योंकि पैसे लेकर काम करने वाले लोग केवल दलाल होते हैं, और दलालों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी गरीब का घर भी तोड़वा सकते हैं, किसी गरीब को मरवा भी सकते हैं, किसी का भी बलिदान वो ले सकते हैं, क्योंकि उनके लिए देश की जनता कोई मायने नहीं रखती है। उनके लिए केवल और केवल उनके नेता, जिनकी चाटुकारिता के उनको पैसे मिलते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। देश की जनता का कोई भी व्यक्ति उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सच्चाई है, और इसे स्वीकार जितना जल्दी हम कर लें उतना बेहतर होगा। हरप्रीत जी, एक आखिरी सवाल करूंगा कि बुलडोज़र देख रहे हैं आप पूरे देश भर में, चाहे मध्य प्रदेश का खरगोन हो, दिल्ली की जहांगीरपुरी हो, उसके बाद SDMC ने लगातार जगह भी चिन्हित कर ली हैं, शाहीन बाग हो, ओखला हो, जसोला विहार हो, यूपी में भी देखा आपने किस तरह से बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं।
क्या लगता है आपको कि संविधान के विरुद्ध है, संविधान के खिलाफ है कि आप किसी के घर पे भी बुलडोजर चला सकते हैं? देखिए, ये पूरी तरह संविधान के खिलाफ है। अगर आपको कार्रवाई करनी है तो पहले उन चीज़ों की तह में जाना होगा। अगर कहीं बुलडोजर आप चलाने वाले हैं कि अगर आप कहते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आपको उसकी तह में जाना होगा कि किस दिन वो कंस्ट्रक्शन हुई है, किस ऑफिसर ने वो कंस्ट्रक्शन करवाई है, कौन ऑफिसर उस वक्त यहाँ मौजूद था। उस ऑफिसर के सस्पेंशन से कार्रवाई शुरू होनी चाहिए, ना कि आम जनता के घर पे बुलडोजर चलाने से। आपको तह में जाना होगा। 2014 के बाद मोदी सरकार के बारे में क्या कहेंगे, जो लगातार कहते थे कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई पे मार अब की बार मोदी सरकार? देखिए, मोदी जी जो काम कर रहे हैं उस पर सवाल उठाने का काम हमारा नहीं है, जनता को दिखाई दे रहा है। मेरा काम है या हमारी टीम का काम है सरकार का मार्गदर्शन करना। अगर मोदी जी कोई गलती कर रहे हैं तो हम उनको मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं। लगातार हम पीएमओ के संपर्क में भी हैं। शाहीन बाग वाले मुद्दे पर भी हम वहाँ गए थे, सीएए एनआरसी पर भी हमने अपना लेटर सबमिट किया था, मैं शाहीन बाग भी गया था। हर तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं हम सरकार को मार्गदर्शन करने का काम लगातार कर रहे हैं। बेरोजगारी वाले मुद्दे को हम पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं, क्योंकि अभी आज की तारीख में लगभग 22 करोड़ युवा देश का बेरोजगार घूम रहा है। उसके लिए बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो खाली हम मोदी जी का विरोध करें उससे कुछ होगा नहीं। हमें उस समाधान पे काम करना होगा कि रोजगार मोदी जी जनरेट करिए। हम मोदी जी को रास्ते बताने के लिए तैयार हैं कि ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। क्रेडिट भी आप लीजिए, क्रेडिट भी आप लीजिए, लेकिन कम से कम देश के युवाओं को रोजगार दे दीजिए। उसके लिए फांसी पर झूलने की नौबत आ चुकी है। बहुत से युवा जो है वो देश में फांसी पर झूल रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि वो जो देश के युवा हैं वो ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं, किसी भी तरीके की कोई गलत एक्टिविटी ना करें। आने वाले 2024 में एक बड़ी क्रांति आ रही है और कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के समाधान लेकर आए। जिन साथियों के पास भी वीडियो पहुँच रही है वो हमारी टीम से संपर्क करें, हमारे साथ जुड़े। पूरे देश में आप कहीं भी जुड़ सकते हैं, पूरे देश में हम काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, कल तेजिंदर पाल सिंह बग्गा बीजेपी प्रवक्ता हैं, उनको गिरफ्तार किया गया पंजाब पुलिस के द्वारा। उसके बाद उनको पंजाब ले जाता है, हरियाणा पुलिस रोक लेती है, हरियाणा पुलिस उसके बाद दिल्ली को हैंडओवर करती है, दिल्ली पुलिस को हैंडओवर करती है। क्या कहेंगे, राजनीति है पूरा? देखिए, मैं दिल्ली पुलिस को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भाई, दिल्ली में अगर किसी का बच्चे का अपहरण किया जाए, हो जाए गलती से, तो दिल्ली पुलिस अब इतनी तेज हो चुकी है कि वो आधे घंटे में एफआईआर भी दर्ज कर लेगी और हाई कोर्ट पहुंचकर आपका सर्च का वारंट भी ले लेगी और आपके बच्चे को भी बरामद कर लेगी। तो इस बात के लिए तो दिल्ली पुलिस जो है वो वाकई में शुभकामनाओं की पात्र है। और जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग, चाहे पंजाब पुलिस का दुरुपयोग हो, चाहे हरियाणा पुलिस का दुरुपयोग हो या दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग हो, जो सरकारों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है पुलिस का, उसको कहीं ना कहीं रोकने की आवश्यकता है। पुलिस को अलग से पावर देने की आवश्यकता है। प्रेस को इंडिपेंडेंट एम्पावर करने की जरूरत है। जुडिशरी को अलग से एम्पावर करने की जरूरत है, क्योंकि चारों स्तंभ अलग अलग है। अगर आप इन चारों स्तंभ को एक राजनीति के नीचे दबा लेंगे तो देश नहीं चल पाएगा। ये हमारे साथ थे हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय जी, जो लगातार ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीरी का मुद्दा हो, कश्मीरी पंडितों का मुद्दा हो, या फिर नक्सल प्रभावित परिवारों का मुद्दा हो। ये लगातार ज़मीन पे काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि सरकार इनकी बातें कहाँ तक सुनती है। आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज़ में, हूँ आपके साथ असर। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़, साहस सच कहने का।